स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ पत्राचार टॉपिक, जो बीए फाइनल ईयर के हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए यूजफुल है और इसके साथ फाइनल ईयर के जितने भी स्ट्रीम्स हैं उन सभी बच्चों के लिए, और बीए फर्स्ट ईयर का जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसमें बच्चों को जो सेकंड पेपर है मेजर माइनर में, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक यूजफुल है। तो ये टॉपिक सभी के लिए उपयोगी है। तो अब हम पढ़ेंगे पत्राचार। पत्राचार जो है, पत्राचार का अर्थ क्या है, पत्राचार किसे कहते हैं? पत्राचार जो है वो मंतव्य को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पत्राचार किया जाता है। मंतव्य को गंतव्य मतलब जो हम अपने पत्र के द्वारा भाव और विचार हैं, अपेक्षित सूचनाओं का संप्रेषण एवं संपर्क स्थापित करना ही पत्राचार कहलाता है। जो हमारे भाव होते हैं और जो हमारे विचार होते हैं उनको हम पत्रों के द्वारा किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, उसको हम पत्राचार कहते हैं। और पत्राचार पत्र हमारे दैनिक एवं सामाजिक जीवन का अंग होते हैं। इसका संबंध अशिक्षित, शिक्षित, धनी, निर्धन प्रत्येक से होता है। आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग है, जिसके कारण पत्र के क्षेत्र में विस्तार एवं विविधता दिखलाई देती है। मतलब बहुत सारे प्रकार के पत्र होते हैं। पहले जहां प्रेषक अपना नाम पता बाईं ओर लिखता था, आज क्या होता है, प्रारंभ में दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अच्छे पत्र की विशेषताएं। तो अच्छे पत्र जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। तो कार्यालय पत्रों में औपचारिकता का प्राधान्य रहता है, जबकि गैर सरकारी पत्रों में अनौपचारिकता का। पत्र व्यक्तित्व का दर्पण होता है। ठीक है, अब औपचारिक क्या होता है कि जिसमें हमको सारी बातें जो हम लिख रहे हैं वो सोच समझकर, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कोई गलत शब्द उपयोग नहीं हो जाए हमारे द्वारा, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और अनौपचारिक शब्द जो पत्र होते हैं उनमें क्या होता है, हम अपने भावों को और विचारों को जैसे मन में आ रहे हैं वैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई हमको ध्यान देने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता है कि हम इसको बिल्कुल बहुत ध्यान से लिख रहे हैं। जो हमारे मन में आया वो हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एक अच्छे पत्र में जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें आता है सरलता। पत्र में सरलता होनी चाहिए, मतलब आपकी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके पत्र में भाषा सरल एवं स्पष्ट नहीं होगी, स्वाभाविक नहीं होगी, कठिन शब्दों का आप उपयोग करेंगे तो वो सामने वाले को सहज ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और वो आपके पत्र का जो है वो नीरस बना देगा उसको। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो जटिलता आ जाएगी, तो वो स्वाभाविक तौर पर किसी को समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है आपका इसका संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब होता है संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। तो पत्रों में संक्षिप्तता होना आवश्यक है। इसके लिए सटीक एवं सार्थक, जो सटीक मतलब जो सार्थक शब्द हैं जिनके अर्थ निकल रहे हैं, सही अर्थ निकल रहे हैं, और सटीक मतलब जो है वो कम शब्दों में आप कम शब्दों में और सार्थक शब्दों में अपनी बात कह दें। और कोई भी अनर्गल शब्दों का मतलब किसी भी अनुचित शब्द का प्रयोग ना करें आप। इससे हमको बचना चाहिए और भाषा का जो है ध्यान पूर्ण रूप से रखना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है आपका शुद्धता। शुद्धता से तात्पर्य है कि हमारे उसमें भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, और जो भाषागत और तथ्यगत दोनों तरीके से उसमें शुद्धता होनी चाहिए। पत्र में जो भी बात लिखी जाए, जिसकी भी सूचना दी जाए, वह स्पष्ट होनी चाहिए। द्विअर्थक शब्द मतलब जिन शब्दों के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और पूर्व प्रकरण, इसके साथ ही पूर्वापर प्रकरण पत्रों आदि को ध्यान में रखकर तथ्य दिए जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला
पॉइंट आपका आएगा विनम्रता एवं शिष्टता की पहचान। मतलब विनम्रता आएगा तो विनम्रता जो है उसमें आपका जो पत्र आप लिख रहे हो उसमें आपकी विनम्रता और शिष्टता झलकनी चाहिए। शील एवं विनम्रता शिक्षित होने का प्रथम लक्षण होता है। शिष्टता और शालीनता से बिगड़े हुए एवं दुष्कर कार्य भी सहज ही पूरे हो जाते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पत्र में विनम्रता दिखनी चाहिए, पत्र की भाषा संयत एवं शिष्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका पूर्णता। विषय से संबंध सभी आवश्यक बातों को एक ही बार में कह देना लेखक की सफलता होती है। जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा कुछ छूट ना जाए। और फिर छूटने के बाद क्या होगा, आप जबकि पुनः जोड़कर उसमें जो है शब्द जोड़ेंगे या लाइन जोड़ेंगे कि ये आप भूल गए थे और आप इसमें ये पुनः जोड़ रहे हैं, तो वो आपके पत्र की कमजोरी होगी। ठीक है। इसके बाद अगला आएगा इसका पॉइंट क्रमबद्धता। तो जब पत्र में कई विचार एक साथ प्रयुक्त किए जा रहे हो तो सभी विचारों को पृथक पृथक अनुच्छेदों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि सबसे आवश्यक बात सर्वप्रथम आनी चाहिए, जो जरूरी बात है वो सबसे पहले आनी चाहिए, सामान्य सी बात जो है वो बाद में लिखी जानी चाहिए। क्रम अनुच्छेद मतलब क्या होता है कि आप अपनी बातों को जो है पॉइंट के द्वारा लिख रहे हैं तो आ बा सा इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से अनुच्छेद में उसको तैयार करके लिखें। इसके बाद आता है आपके पत्र लेखन के प्रकार। तो पत्र लेखन के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। इस पत्र लेखन के प्रकार को निर्धारित करना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो इसमें बहुत प्रकार के पत्र होते हैं। तो फिर भी मोटे तौर पर हम देखें तो पत्रों के प्रकार से आप अवश्य परिचित होंगे, बहुत से प्रकार आपको पता होंगे। इसमें सबसे पहले आता है निजी पारिवारिक पत्र, दूसरा निमंत्रण पत्र, तीसरा आवेदन पत्र और चौथा संपादक के नाम पत्र, पांचवा आता है आपका व्यावसायिक पत्र, छठवां आता है आपका सरकारी पत्र, फिर आता है अर्ध सरकारी पत्र। अब इन सभी पत्रों को हम जो है क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का अर्थ क्या होता है, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे जाने वाले, मतलब जहां सरकारी विभाग में या कार्यालयों में जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, गैर सरकारी पत्र, जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है, वो होते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब विभिन्न अवसरों पर लिखे जाने वाले कामकाजी पत्र भी वस्तुतः औपचारिक ही हैं। अनौपचारिक पत्र से तात्पर्य है जो पत्र औपचारिक नहीं है वो कौन से है, अनौपचारिक है ना। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है कि औपचारिक पत्र जो है वो सरकारी कार्यालय या जो उनको लिखने से पहले हमको विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अनौपचारिक पत्र में जो है वो हम हमारे मन में जो आया वो भाव हमने स्वाभाविक रूप से अपनी भाषा में जो है वो स्वाभाविक भाषा में उसको व्यक्त कर दिया, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में हमको भाषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। निजी व पारिवारिक पत्र जो है वो कौन सी कोटि में आते हैं, अनौपचारिक पत्र की कोटि में आते हैं। इसमें प्राय संबंधी, परिचित, मित्र कुशलता की जानकारी चाहते हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भी भेजने वाला अपना नाम पता लिखता है, लेकिन इसका कोई सुनिश्चित नियम नहीं है, जैसा संबंध हो उसी के अनुरूप संबोधन व अभिवादन लिखा जाता है। मतलब आपका सामने वाले से जैसा संबंध है आप उसको उस व्यय में पत्र लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य जो पत्र हैं वो कौन कौन से हैं, आवेदन पत्र है, शुल्क मुक्ति है, प्रार्थना पत्र है, किसी प्रकार की सामग्री मंगाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो है ना, और व्यवसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। इनमें जो है मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें जो है लेखन हेतु कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये
पत्र लेखन की भाषा शैली सुबोध, सरल, विषयानुकूल होनी चाहिए। उसकी भाषा में विषयानुकूल, गरिमा, शालीनता, शिष्टता प्रकट होनी चाहिए। लेखन सुंदर, सुवाच्य होना चाहिए तथा विचारों एवं भावों को जो है भावों में आपके स्पष्टता भी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का आवश्यकता अनुसार उपयोग होना चाहिए। और उसके बाद शीर्षक जो है वो शीर्षक, दिनांक, अभिवादन, विषय वस्तु और समाप्ति क्रमानुसार होनी चाहिए। पत्र को पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए क्या ध्यान देना पड़ता है? कुछ आवश्यक बातें पत्र लिखने के पहले। तो पत्र लेखन की भाषा शैली सुबोध और सरल होना चाहिए, विषयानुकूल होना चाहिए। उसकी भाषा में विषयानुकूल, गरिमा, शालीनता, शिष्टता प्रकट होनी चाहिए। लेखन सुंदर, सुवाच्य होना चाहिए। विचारों एवं भावों में स्पष्टता होनी चाहिए। विराम चिन्हों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए यथास्थान हमको। उसके बाद जो है शीर्षक, दिनांक, अभिवादन, विषय वस्तु, पत्र की समाप्ति क्रमानुसार होनी चाहिए। पत्र को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए उसमें विषय उचित योग्यता, स्वस्थ दृष्टिकोण का भाव होना बहुत आवश्यक होता है। आपने कहाँ कहाँ कौन सी चीजों का उपयोग किया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये सारी चीजें पत्र लिखने में ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र में औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। औपचारिक शब्द के मूल में उपचार शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है व्यवस्था। अर्थात औपचारिक पत्र में एक प्रकार की व्यवस्था होती है। सामान्यतः यह पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। भाषा सरल एवं शिष्ट होती है इसमें, चाहे शिकायती पत्र क्यों ना हो, है ना। चाहे हम किसी के लिए शिकायत करने के लिए भी पत्र लिख रहे हैं तो भी उसमें भाषा में शिष्टता ही होनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में भाषा ही नहीं, शैली व संरचना का महत्व भी बना रहता है। बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सरल और बोलने में आसान शब्दों का उपयोग करना उचित होता है। बहुत अधिक लंबे और जटिल वाक्यों की रचना से प्रभावशीलता कम हो जाती है। लंबे वाक्यों में और कठिन शब्दों में अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं ऐसे शब्दों का उपयोग करके, तो क्या हो जाएगी, आपके पत्र की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। पत्र की भाषा का गुण ही उसको प्रभावी बनाता है। भाषा का जो गुण होता है वही उसको प्रभावी बनाता है। साथ ही उस निर्देश, आदेश, संदेश को पाठक तक पहुंचाता है जो लेखक संप्रेषित करना चाहता है। औपचारिक पत्रों में कई कोटियों में औपचारिक पत्रों को जो है कई कोटियों में विभक्त किया गया है, जिनमें से प्रथम जो आता है आपका आवेदन पत्र, मांग पत्र आदि। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे अर्ध सरकारी पत्रों के प्रकार में अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों में आपसी पत्र व्यवहार या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मतलब जो पत्र व्यवहार किया जाता है, सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाने के लिए किया जाता है। पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है और संबोधन में व्यक्तिगत संस्पर्श होता है। फिर भी ऐसे पत्र सरकारी और औपचारिक पत्र ही माने जाते हैं क्योंकि ये अर्धशासकीय है। ठीक है, अर्ध सरकारी है इसलिए व्यक्तिगत संस्पर्श भी इसमें होता है। व्यक्तिगत रूप से लिखे पत्र अधिक प्रभावी होते हैं जब किसी अधीनस्थ कार्यालय से अपेक्षित सूचनाएं तत्काल मंगवानी हो या कई अनुस्मारकों के बाद भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र डीओ पत्र के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है आपका कार्यालयी पत्र या सरकारी पत्र। तो कार्यालयी पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियली लेटर का हिंदी रूपांतरण है। इस प्रकार के पत्रों में आदान प्रदान जिन जिन के बीच होता है उनमें से प्रमुख जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, किसी देश की सरकार या अन्य सरकार के बीच होता है। फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच होता है। सरकार या दूतावासों के बीच होता है। एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार के बीच होता है। ये सरकार और अन्य देश विदेशी संस्थानों, संघों या संगठनों के बीच होता है। सरकार और अन्य विभागों के बीच होता है। विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच होता है। सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच भी होता है। विभिन्न कार्यालय और व्यक्ति विशेष के बीच भी ये
होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार, मतलब कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो किस प्रकार के, कितने प्रकार होते हैं उनके। तो शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक पत्र, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव, स्वीकृति या मंजूरी, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती, ये सारी जो है इसके कार्यालय पत्रों के प्रकार हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे शासनादेश, मतलब शासन के द्वारा दिया गया आदेश, उसके रूप में जो पत्र लिखा जाएगा उसको शासनादेश पत्र कहा जाएगा। ऐसे पत्र जो शासनादेश पत्रों को शासनादेश कहते हैं, जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं, मतलब आदेश के रूप में भेजा जाता है। वो किसके द्वारा भेजा जाता है? सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजा जाता है। पत्र लेखन, दूसरा पत्र लेखन सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश या आदेश हुआ है, कि इस तरीके से लिखा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट इसका आता है, कभी कभी आदेश दिया जाता है से भी शासनादेश का प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद ये पत्र प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखे जाते हैं। सामान्यतः इन पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार निर्णयों की सूचना और क्रियान्वित के लिए किया जाता है, क्रियान्विति के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है अगला आपका आता है कार्यालय आदेश, मतलब किसी कार्यालय के द्वारा जो है आदेश दिया जा रहा है उसके बारे में पत्र। ये है वह कार्यालयी पत्र है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये किस क्षेत्र में किए जाते हैं? जैसे किसी का जो है प्रमोशन हो रहा है, या किसी का ट्रांसफर हो रहा है, या किसी को जो है डेली वेजेस पे था और उसको स्थायी रूप से अब आपको पद दिया जा रहा है, उस विषय में ये पत्र, आदेश पत्र दिए जाते हैं। इसमें ऊपर बाईं और अन्य पत्रों की तरह प्रेषक और प्रेषिती का नाम, पता एवं संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। नीचे भव दिए आपका विश्वास पत्र जैसा स्वनिर्देश भी नहीं होता है। अंत में दाईं ओर प्रेषक हस्ताक्षर पद का नाम होता है, और अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, क्योंकि जिस विभाग में ये किसी विभाग में भेज रहे हैं तो उस विभाग का नाम वहां पर लिख दिया जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। शेष बातें जो है वो अन्य पत्रों जैसी होती है इसमें भी। फिर आता है आपका परिपत्र, जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजी जाती है तो उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। परिपत्र में जो होता है नियम, वो क्या होता है? ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद, पता नहीं दिया जाता है, और जिनको पत्र भेजा जाता है उसके पद का नाम, पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। पत्र के अंत में बाईं ओर दिया जाता है, और जिसको भेजा जाता है उसका जो है प्रेषक का नाम, पता दाईं ओर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद, पता नहीं दिया जाता है, और क्या किया जाता है? बाईं ओर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कई बार ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। पत्र के अंत में भव दिए आपका और आपका विश्वास पत्र जैसे स्वनिर्देशों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें अन्य पुरुष शैली का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रेषक का नाम, पद, पता और सेवा में लिखकर प्रेषिती का पद एवं पता तथा संबोधन भी किया जाता है। कुछ परिपत्रों में
पत्र का विषय भी लिख दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका अनुस्मारक या स्मरण पत्र। स्मरण पत्र से मतलब क्या होता है कि किसी को ये पत्र किस लिए लिखा जाता है कि किसी को बार बार आप जो है किसी कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं और वो आपके पास वो कार्य पूरा करके नहीं आ रहा है, तो बार बार कहने के बाद भी ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो ये अनुस्मारक या स्मरण पत्र मतलब याद दिलाने के लिए फिर से पत्र लिखा जाता है, उसको अनुस्मारक कहते हैं। जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता, वो पत्र भेज रहे हैं और आप उसका उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, याद दिलाने के लिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र के द्वारा फिर से याद दिलाते हैं आपको कि आपने इस पत्र का उत्तर हम तक अभी नहीं पहुंचा है या नहीं दिया है, तो इसलिए ये लिखा जाता है। उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इसमें पत्र का प्रारूप पहले पत्र जैसा ही रखा जाता है। इस पत्र को स्थिति के अनुसार नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कड़ी भाषा में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पत्र का उत्तर ही नहीं दे रहे हो, आपको बार बार बोल रहे हैं और फिर उसके बाद भी जो है कार्य दिया गया है उसको आप कर नहीं रहे हो, तो वो पत्र का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसको थोड़ी कड़ी भाषा में भी लिखा जा सकता है। एक अनुस्मारक के बाद और भी कई अनुस्मारक भेजने पड़ सकते हैं। बाद वाले अनुस्मारकों में पहले पत्रों की संख्या का उल्लेख कर देना चाहिए। अनुस्मारक का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। क्या होता है, हम जितनी बार याद दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं उतने पत्रों की संख्या हमको लिख देनी चाहिए उसमें। इसके बाद आता है आपका अधिसूचना। सरकार के राज्य पत्र मतलब जो होता है गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना में जो बातें होती है वो ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती है। अधिसूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। व्यापक मतलब बहुत बड़े रूप में होता है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियम में संशोधन आदि बहुत से क्षेत्रों में अधिसूचना की सीमा में ये सारे आते हैं। सरकार की ओर से अधिसूचना जनसाधारण, सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी के लिए जारी की जाती है। अधिसूचना में यह बताना नितांत आवश्यक होता है कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित किया जाना है। ये उसमें बहुत आवश्यक रूप से बताया जाना चाहिए। भाग के साथ अनुभाग का भी उल्लेख किया जाता है, वो भी आवश्यक है। अधिसूचना में किसी को भी महोदय जैसा कोई संबोधन नहीं होता है। यह अधिसूचना जो होती है अधिसूचक अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना जो है वो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इसके बाद अंत में भवदीय आदि स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है। कार्यालय ज्ञापन जो है, कार्यालय का ज्ञापन आता है अगला। इसके बाद तो कार्यालय के द्वारा जो है वो विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करते हुए ये किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन में संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कार्यालय ज्ञापन का जो होता है वो कैसे दिया जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें महोदय, प्रिय महोदय, संबोधन जैसे नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी कार्यालय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद अंत में भवदीय आदि का वो भी नहीं लिखा जाता है। भेजने वाले अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, पद भी नहीं लिखा जाता है। इसके बाद ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर लिख देते हैं और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इस प्रकार के ज्ञापन प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। कार्यालय ज्ञापन में प्रायः अधो हस्ताक्षरी को अन्य निर्देश हुआ है। जैसे किसी वाक्य से पत्र प्रारंभ किया जाता है, ज्ञापन में विषय लिखा जाता है। तो वाक्य से पत्र का प्रारंभ किया जाता है। कैसे? जैसे किसी वाक्य से पत्र का प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद ज्ञापन में विषय लिखा जाता है। तो अगला आपका आता है प्रकार पत्र का ज्ञापन। तो कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों के बीच केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है और ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही होता है। क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन जो है वो क्या होता है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है और ज्ञापन जो है वो क्या होता है, किसी एक मंत्रालय के अंदर ही होता है। उसको ज्ञापन
में आवेदन पत्रों के उत्तर पत्र प्राप्ति की सूचना, याचिकाओं आदि के उत्तर उसमें दिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका अप्रशासनिक पत्र। तो अप्रशासनिक पत्र को अनौपचारिक निर्देश या अप्रशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं। इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय, विभाग से किसी बात, समस्या या प्रस्ताव पर उसकी संपत्ति, विचार, टिप्पणी या पूर्व आदेश, निर्देश का स्पष्टीकरण चाहा जाता है। इसमें स्पष्टीकरण जो है वो होता है कि स्पष्टीकरण जो है इसके द्वारा हो जाए। इसके बाद आपका आता है प्रारूप और प्रारूपण, इनमें अंतर। तो प्रारूप जो होता है वो हिंदी शब्द आलेख, प्रालेख, प्राख्य और प्रारूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्ट या आलेखन। प्रालेखन या प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। टिप्पणी या टिप्पण की भांति प्रारूप और प्रारूपण होते हैं। पृथक पृथक प्रारूपण विधि होती है इसकी अलग अलग। प्रारूप विषय, अतः प्रारूप प्राख्य के लेखन की प्रक्रिया को ही प्रारूपण कहा जाता है। एक अच्छे प्रारूपण या प्रारूप में जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं होती है? सबसे पहले शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता जैसे कि मैंने आपको बताया सभी पत्रों में इसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है हमको कि इसमें शुद्धता होनी चाहिए। प्रारूप में जो भी निर्देश, संख्या और दिनांक, उद्धरण, कथन, हवाले आदि दिए जाएं वे शुद्ध एवं सही होने चाहिए। थोड़ी सी भी भूल, लापरवाही परिस्थिति विकट बन सकती है। आपकी थोड़ी सी भी भूल या लापरवाही इसमें क्या कर सकती है? विकट परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। उचित रूपरेखा, प्रारूप सदैव उसकी अपनी निर्धारित रूपरेखा के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें कुछ भी छूट जाने की आशंका नहीं रहती है। मतलब आप पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार कर ले, प्रारूप बनाने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर ले। जैसे आपको प्रारूप बनाना है तो पहले आप उसको एक अलग से उसकी रूपरेखा जो है वो बना ले, कौन कौन सी बातें हमको इसमें देनी है, उसके बाद फिर इसको तैयार किया जाए। पूर्णता होनी चाहिए। प्रारूप में सभी अपेक्षित सूचनाओं एवं निर्देशों को स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिए। कोई भी बात, तथ्य छूटने ना पाए। अपूर्णता के कारण प्रारूपण अस्पष्ट और अधूरा रहता है। स्पष्टता होनी चाहिए। तो प्रारूप में प्रत्येक विचार, कथन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार प्रारूप में पूर्व पत्र व्यवहार के संदर्भ भी दिए जाने चाहिए। ऐसा न करने से प्रारूप दोषपूर्ण हो जाता है। संक्षिप्तता जो है वो भी होनी चाहिए। तो संक्षिप्तता में प्रतिभा का प्रतिफलन होता है। प्रारूप यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब कम बातों में ही आप अपनी बात रख दो, सार्थक एवं सहज भाषा में, और स्पष्ट कर दो आपकी भाषा। संक्षिप्त रूप में ही भाषा जो है ऐसी उपयोग करना चाहिए कि संक्षिप्त में आप अपनी सब बातें जो है उसमें पत्र में बोल दें। भाषा अपनी बात पूर्णता और स्पष्टता के साथ कहने के लिए भाषा पर पूर्ण अधिकार होना अपेक्षित है। मतलब आप अपनी भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पूरी तरह से आपको अपनी भाषा जो है वो आनी चाहिए अच्छी तरह से। शैली, तो प्रारूप लिखने में एक निश्चित और मान्य शैली है, उसमें अकारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पत्राचार के अंतर्गत विविध प्रकार के पत्रों की अलग अलग अपनी शैली अथवा रूप विधान होता है। तो जिस पत्र में जैसी शैली का उपयोग होगा वैसे ही आप अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। प्रारूपण लेखन क्या है? तो स्पष्ट करते हैं कि प्रारूपण लेखन विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रारूपण लेखन, हिंदी में प्रारूपण लेखन को क्या कहते हैं? मसौदा या आलेखन, प्रारूपण, प्रलेखन आदि के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको ड्राफ्टिंग शब्द का पर्याय भी है। ये कार्यालयों में आवती पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयीय पत्रोत्तर का जो मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद जो पत्रोत्तर का मसौदा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण का मुख्य उद्देश्य कार्य को उत्तम ढंग से संपन्नता लिए व्यवस्थित और श्रेष्ठ प्रारूप तैयार करना होता है। सुविधा की दृष्टि से प्रारूपण या मसौदा लेखन को दो भागों में विभाजित किया जाता है।
सरकारी और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अर्ध सरकारी। तो कार्यालय में अनेक प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए प्रारूपण में विविधता होना भी अनिवार्य है। तो इसको मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों में देख सकते हैं। कौन कौन से शीर्षकों में प्रारूपण हमको देखने को मिलता है, मतलब कौन कौन से पत्रों में ये प्रारूपण आपको देखने को मिल सकता है। तो अधिसूचना में मिलता है, अनुस्मारक में मिलता है, अर्ध सरकारी पत्र में मिलता है, ऑर्डर में मिलता है, कार्यालय समाप्ति पत्र में मिलता है, तार में मिलता है, परिपत्र में भी मिलता है, प्रस्ताव में मिलता है, शासनादेश में मिलता है और सूचना में मिलता है। अधिसूचना जो होती है किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था या कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाला जो सूचना होती है वो अधिसूचना कहलाती है। इसके बाद आपका आता है टिप्पण। तो टिप्पण जो होती है वो एक कार्यालय का पत्र दूसरे कार्यालय में आता है अथवा किसी व्यक्ति का पत्र किसी कार्यालय में आता है, तो उसका उत्तर देने से पूर्व क्या होता है, संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों से आवश्यक निर्देश लेने अथवा पूछताछ कर लेने पड़ते हैं कि इस हमने जो मतलब कार्यालय में जो पत्र आप दे रहे हैं उसमें क्या होता है कि हमारे द्वारा कुछ कमी तो नहीं रह गई है, या फिर इसमें कुछ हमारे द्वारा चूक हो गई है, या फिर हमारी भाषा जो है वो स्पष्ट नहीं है, या हमने कहीं अशिष्टता दिखा दी है। तो ये क्या होता है कि ये अधिकारियों और कर्मचारियों से आवश्यक निर्देश लेने होते हैं, पूछताछ कर लेनी होती है। तो ये पत्र पहले उनके पास जाता है, फिर वो इस पर जो है वो टिप्पणी देते हैं अपनी कि मैं सहमत हूँ, इस तरीके से, है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी पत्र की प्राप्ति के बाद और उसका उत्तर देने के बीच नियमों एवं अधिनियमों का उल्लेख करते हुए अधिकारी के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में ही कार्यालय में लिपिक, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक जो लिखते हैं उसे टिप्पण कहते हैं। ये लोग ये उस पर टिप्पणी करते हैं कि मतलब आपके द्वारा ये कार्य जो है वो छूट गया है, या फिर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना था। इस तरीके से वो अपने विचार इसमें व्यक्त करते हैं। मुझे आपत्ति है ना, या कोई आपत्ति नहीं है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो टिप्पण कहलाता, उसे टिप्पण या टिप्पणियां कहते हैं। तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को टिप्पणी लेखन कहते हैं। यदि किसी पत्र में कार्यवाही की दिशा स्पष्ट है तो उसे टिप्पण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन पत्रों के सोच समझकर नियमानुकूल उत्तर भेजने हो उसमें टिप्पणी की जरूरत पड़ती है। यदि विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए संक्षिप्त टिप्पणी देनी है तो उसे मूल पत्र के हाशिए पर लिख दिया जाता है। अब आपका आता है अगला पल्लवन। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। विस्तार मतलब बड़े रूप में, अर्थात कोई दिया हुआ निर्धारित विषय जैसे लोकोक्ति, उक्ति, सुक्ति, वाक्य, कहावत आदि के भावों को समझना और उसका विस्तार करना, वो होता है पल्लवन। इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव सरलता से सामने प्रस्तुत किए जा सके। पल्लवन जो होता है वो संक्षेपण का विपरीतार्थक होता है। संत, महात्मा, विद्वान आदि संक्षिप्त और प्रतीक संबंधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी जटिलताओं बातें जो कह देते हैं उनके लिए क्या होता है कि किसी को समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती है। उनके लिए सरल होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये भाव समझना जो है वो उसमें कठिनाई होती है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। पल्लवन के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है उसके। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के उक्ति, वाक्य, सुक्ति, लोकोक्ति तथा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य विचारों को समझने का प्रयत्न करें। प्रधान अप्रधान विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी स्थापित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करें ताकि कोई भी भाव या विचार छूटने ना पाए। अर्थ तथा विचार का विस्तार करते समय उसकी दृढ़ता में जहां तहां
ऊपर से कुछ उदाहरण और वास्तविक घटना भी दिए जा सकते हैं। मतलब आप उदाहरण भी दे सकते हैं उसमें समझाने के लिए, सामने वाले को भाव स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के द्वारा भी पल्लवन में समझाया जा सकता है। पल्लवन के लेखन में प्रसंग के विरुद्ध बातों का अनावश्यक विस्तार या वर्णन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो प्रसंग है उसके विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए उसमें। पल्लवन आपको करना है, लेकिन क्या करना है, जो आपका प्रसंग है उसके विरुद्ध आपको नहीं लिखना है। पल्लवन में लेखक को प्रधान और अप्रधान भाव या विचार की टीका टिप्पणी और विवेचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और तत्व संधान होना चाहिए। भाव और भाषा की प्रकाशन में पूरी सरलता, मौलिकता और स्पष्टता होनी चाहिए एवं वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। पल्लवन की रचना हर परिस्थिति में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली की, पल्लवन की शैली जो होती है वो व्यास शैली होनी चाहिए, ना कि समाज शैली। अर्थात इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। संक्षेपण किसे कहते हैं, अगला आपका आता है। संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण का मतलब होता है सार, अर्थात दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना जो होता है वो क्या होता है, संक्षेपण कहलाता है। अब संक्षेपण में क्या होता है कि किसी भी, मतलब जैसे कोई कहानी है तो उसको आप छोटे रूप में कर रहे हैं तो वो संक्षेपण हो जाएगी। जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, सारांश लिख रहे हैं या समरी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। आप सार अर्थात दिए हुए लेख जो भी दिया हुआ है उसका जो है छोटा रूप तैयार कर रहे हैं, वो संक्षेपण होता है। तो संक्षेपण से आशय है लेख, मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों द्वारा श्रोता तक पहुंचाना, वो संक्षेपण कहलाता है। किसी दिए गए लेख को आधे भाग में प्रस्तुत करना, सारांश भाग जो है वो उसको संक्षेपिका, आलेखन भी कहा जाता है और भाग में प्रस्तुत टिप्पणी करना भी कहलाता है। संक्षेपण का महत्व होता है कम से कम शब्दों में मुख्य मुख्य बातें कही जाए, जिससे क्या होता है, समय की बचत होती है और पाठक या श्रोता ध्यान देने योग्य जो बातें होती है प्रमुख, उन्हीं को पढ़ना चाहता है, तो जिसमें कही हुई बातों का प्रभाव पड़ता है और अनावश्यक बातों की ओर ध्यान नहीं जाता है। संक्षेपण की विशेषताएं जो होती है वो क्या होती है, दिए गए अवतरण को तब तक पढ़िए जब तक कि उसका केंद्रीय भाव स्पष्ट ना हो। केंद्रीय भाव स्पष्ट होते ही उससे संबंधित मुख्य विचारों, वाक्यों को रेखांकित कर लीजिए। इस रेखांकित वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य के रूप में किया जाना चाहिए। उतारते समय ध्यान रहे कि कोई वाक्य छूटे ना और कहीं कोई क्रम भी ना छूटे। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हुए अनेक शब्दों के एक शब्द करते हुए पुनः लिखें। पुनः लिखते समय उदाहरण, दृष्टांत, मुहावरे, कहावत, अनावश्यक शब्द हटा देने चाहिए। भाषा स्वयं की हो, विचार लेखक के होना चाहिए। मतलब आपकी भाषा में ही आपको लिखना है, लेकिन विचार किसके लिखना है, लेखक के लिखना है। अन्य पुरुषवाचक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उक्ति शीर्षक दीजिए, मतलब जो उचित उक्त जो दिया हुआ है उसमें उचित शीर्षक दीजिए। उसके बाद शीर्षक भी जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। शब्द संख्या के लिए आवश्यकता अनुसार क्रम ज्यादा करें। उत्तर के स्थान पर उतारते और शीर्षक के पास अंत में शब्द संख्या कोष्टक में लिखें। अब आपका आता है अगला व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र क्या होते हैं? व्यापारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र की तुलना में भिन्न होते हैं। व्यापारिक पत्रों की भाषा औपचारिक होती है, इसमें द्व्यर्थी एवं संदिग्ध बातों का स्थान नहीं होता है। ये पत्र किसी भी व्यापारिक संस्थान के लिए आवश्यक होते हैं। व्यापारिक पत्र किन्हीं दो व्यापारियों के बीच व्यापारिक कार्य करने हेतु लिखे जाते हैं। मतलब दो व्यापारी जो हैं उनके बीच में ये पत्रों के व्यवहार के द्वारा उनका व्यापार होता है, तो ये उस क्षेत्र में लिखे जाते हैं। एक व्यवसायी तभी सफल हो सकता है जब वह दूसरे व्यवसायी के साथ मधुर संबंध बनाता है। मतलब अगर आपके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो आपका व्यापार जो है वो चलाने में आपको कठिनाई होगी। संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए, व्यापार को कुशलता पूर्वक बढ़ाने के लिए पत्रों को लिखने की आवश्यकता होती है। व्यापारिक पत्र माल का मूल्य पूछने संबंधी जानकारी, बिल का भुगतान करने के लिए, बिल की शिकायत करने के लिए, साख मनाने के लिए, समस्या बताने के लिए, ग्राहक
से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी लिखे जाते हैं, संदर्भ लेने के लिए आदि विषयों में लिखे जाते हैं। इनमें भी जो है विशेष बातें जो होती है वो क्या होती है, स्पष्टता होनी चाहिए। जो है व्यापारिक पत्र जिस विषय में लिखा गया है वह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बातों को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं लिखना है आपको। इसके बाद सरलता होनी चाहिए, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाला आसानी से मूल विषय को समझ सके। ऐसे पत्रों में मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, व्यापारी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका पत्र जो है वो विस्तार से लिखा हुआ पढ़ ले, तो आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए संक्षिप्तता से आपको वो पत्र को पूर्ण करना है। अतः व्यापारिक पत्रों में संक्षिप्तता होनी चाहिए और मुख्य बातें छूटनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद संपूर्णता होनी चाहिए। पत्र में संपूर्णता का अत्यधिक महत्व होता है। पत्र में आधी अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए और सभी तथ्यों आंकड़ों से आदि से युक्त होना चाहिए। कोई भी पत्र में कोई भी सूचना दी जा रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो स्पष्ट रूप से आपको उसमें बताना है। इसके बाद आपका आता है त्रुटिहीनता। तो व्यापारिक पत्र चूंकि दो व्यापारियों के मध्य संवाद का माध्यम होते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे संगठन व्यक्ति की साख में कमी आ सकती है। यह बात सदैव स्मरण रहे कि छोटी सी भी त्रुटि आपके व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद नम्रता होनी चाहिए। नम्रता, व्यापारिक पत्र की शैली नम्रतापूर्ण होनी चाहिए। नम्रता में कटुता दूर होती है और मित्र भाव उत्पन्न होता है। सदैव दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। शिष्ट भाषा का प्रयोग द्वारा जो है हम रूठे हुए को भी मना सकते हैं और व्यावसायिक जो है हमारा व्यवसाय जो है वो अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए ये व्यावसायिक सफलता की कुंजी होती है, क्या, नम्रता। ठीक है। इसके बाद क्रमबद्धता होनी चाहिए। व्यापारिक पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पत्र में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न वाक्यों का क्रम रखा जाना चाहिए। जो बात महत्वपूर्ण हो उसे पहले लिखना चाहिए। वाक्य इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से लिखे जाएं कि पत्र प्राप्तकर्ता पत्र पढ़ते ही उसके मूल भाव को समझ जाए और तत्व संबंधी निर्णय हेतु विचार कर सके। फिर आते हैं आपके व्यवहारिक पत्र। तो पत्र लेखन के विविध रूपों में सबसे पहले व्यवहारिक पत्र लेखन का ही महत्व है। इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, साहित्यिक पत्रों का समावेश होता है। ये व्यवहारिक पत्र जो होते हैं वो निमंत्रण पत्र जैसे कि और जो है परिवार में जैसे आपको पिताजी को लिखना है या बड़े भाई को लिखना है या बहन को पत्र लिखना है, तो किसी को भी, मामा को लिखना है, किसी को भी लिखना है, तो ये पारिवारिक और सामाजिक साहित्यिक पत्रों का समावेश इसमें किया जाता है। व्यवहारिक पत्र अनौपचारिक अधिक होते हैं पर वे औपचारिक भी हो सकते हैं। ये पत्र किसको लिखे जाते हैं? अधिकतर हम पारिवारिक सदस्यों को, जैसे किसी कोई का जो है पुत्र बाहर रह रहा है और वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है, उसको पैसों की आवश्यकता है उस संदर्भ में, तो उसमें संबोधन अपने संबंधों के हिसाब से किया जाता है। तो अभी हमने बेटा, अब ये आप स्टूडेंट्स, हमने जो है पत्र देखे कौन कौन से। आपने ये पत्राचार में इतने सारे पत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप जो है आपका अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।